नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना हाल फिलहाल की है, बिल्कुल हालिया है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बलरामपुर। गोंडा से सटा हुआ जिला है बलरामपुर, और बलरामपुर में थाना कोतवाली देहात है। एक शहर की कोतवाली से सटा हुआ थाना कोतवाली देहात है। वहाँ एक मोहल्ला है अजब नगर। अजब नगर से कमिरहवा जाने वाली रोड पर 6 अगस्त को डायल 112 पर किसी व्यक्ति ने ये सूचना दी कि रोड के किनारे 2 बोरियां पड़ी हैं जिनमें बहुत ही दुर्गंध आ रही है और उनमें से थोड़ा थोड़ा खून भी रिस रहा है। थाना कोतवाली देहात की पुलिस पहुंचकर उसने बोरी को खोला। बोरी में 2 हाथ और 2 पैर कटे हुए पड़े हुए थे। बहुत दुर्गंध आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये 4-5 दिन पुराने हैं। पुलिस ने उन चारों को, यानी 2 हाथ और 2 पैर को, उसका पंचनामा किया, सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हुआ, धारदार हथियार से कटा होना पाया गया और एक चीज और कंफर्म हुई कि ये महिला के हाथ पैर थे। गंभीर बात थी, अयोध्या के ठीक बगल की बात है। सेंसिटिविटी के बारे में आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल थाना देहात की पुलिस ने फौरन उस कटे हुए अंग से ये इन्फ्रेंस निकाला ही जाता है कि ये हत्या हुई है। हत्या का एक अपराध दर्ज करके और जांच शुरू की। बलरामपुर पुलिस ने एक एसआईटी का भी गठन किया। महिला के 2 हाथ और 2 पैर हैं, सिर और धड़ का हिस्सा कहाँ है, और दूसरा ये कि वो उसकी पहचान क्या है। पहचान होने के बाद ही किसने ये किया है इसका पता लगता। पुलिस ने बहुत ही गंभीर जांच शुरू की। 15 जिलों में दर्ज 500 गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट खंगाली गई। पोस्टमार्टम में इस कटे हुए हाथ पैर की एज क्या, मतलब जिसे कहते हैं कि ये 7 दिन पहले की पाई गई थी। 6 अगस्त को ये सूचना आई थी, 6 अगस्त को ये मिले थे हाथ पैर। तो ये अंदाजा लगाया गया कि 1 अगस्त के आसपास ये काट कर डाला गया है। तो जुलाई के अंतिम हफ्ते से लेकर और अगस्त के पहले हफ्ते तक जितनी गुमशुदगी आसपास के जिलों में, रेंज में, जोन में जहां पता लगी, उनकी एक एक की अहुलिया और पहचान का चिन्ह, उम्र, ये सब चीज़ें पता की गई। और आधे से अधिक तो गुमशुदगी लिखा के लोग सो जाते हैं और गुमशुदा महिला या पुरुष या बच्चा वापस आ जाता है। तो ये करीब 200 के आसपास हुई जिनका पता नहीं लगा। मतलब सबका फिजिकल वेरिफिकेशन घर पर कराया गया और ये पाया गया कि ऐसे जो महिलाएं हैं जो अभी तक जिनका पता नहीं लगा है, तो उनके बारे में जानकारी की गई, लेकिन फिर भी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने बलरामपुर से गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी और लखनऊ तक करीब 300 किलोमीटर रेंज में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, उन सब की फुटेज, इस हाथ पैर की उस हत्या कब हुई है यानी 7 दिन के सारे फुटेज खंगाल लिए। इसमें घटनास्थल के सबसे पास अग्रहवा चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 6 अगस्त को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पीछे सफेद रंग की बोरी रख कर जाते हुए मिला। नंबर मोटरसाइकिल का बहुत साफ उसमें स्पष्ट हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज के उस से प्राप्त उस मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर यह पता लगाया गया तो ये मोटरसाइकिल रामदयाल गुप्ता के नाम दर्ज थी, यानी वो रजिस्ट्रेशन नंबर
रामदयाल गुप्ता के नाम का था और उसका पता गोंडा की बड़गांव कोतवाली में रानी बाजार का निकला। जैसे ही उसके रजिस्ट्रेशन नंबर में इस एड्रेस का पता लगा, पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। स्थानीय लोगों से पता लगा कि दयाल काफी समय से गायब है और उसकी पत्नी भी नहीं दिख रही है। बहरहाल पत्नी का हुलिया आसपास की महिलाओं से और बाकी लोगों से पता किया और पुलिस ने ये अंदाज लगाया कि वो अज्ञात हाथ पैर, कटे हुए हाथ पैर संभवतः रामदयाल की पत्नी के ही हैं। रामदयाल को ढूंढना शुरू किया पुलिस ने। रामदयाल की दुकान एक परचून की थी, वहाँ से पता किया, मोबाइल नंबर का पता किया, मोबाइल नंबर में बी पार्टीज यानी किससे किससे बात होती थी उनका पता किया, वो सारे नंबर जिनसे जो इनके फ्रीक्वेंट कॉलर्स थे उन सब को सर्विलांस पर लगाया गया और फाइनली 27 अगस्त को दयाल को यानी दयाल गुप्ता को पुलिस की मदद से रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। पुलिस से जब पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये बताया कि बचने के लिए वो लखनऊ भाग गया था। बलरामपुर में सड़क पर उसने बोरी फेंक दी थी और अयोध्या में सरयू में दूसरी बोरी फेंकी है। उसने अपनी गाड़ी वहीं एक पार्किंग में करके वहीं छोड़ भी दिया है। रामदयाल के बारे में और जानकारी पुलिस ने इकट्ठा की तो पता लगा कि इस महिला से पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। इस महिला जिसकी उसने हत्या की है यानी वो जो उसकी पत्नी थी, उसका नाम गुड़िया पांडे है। ये उसकी तीसरी शादी है और वो पहली पत्नी से उसके एक पुत्र भी है जो उसी के साथ रहता है, लेकिन वो मंद बुद्धि है। अपने बयान में उसने ये बताया कि 1 अगस्त को ही उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। 2 दिन तक उसे घर में ही शव को रखा था। चूंकि ऐसी जगह उसका मकान है कि वो शव को लेकर अगर वहां से निकलेगा तो जरूर कम से कम 4-6 लोगों की नज़र उस पर पड़ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा उसने उसको काटने के लिए सब इंतजाम किए। लोहे की ब्लेड, हेक्सा ब्लेड जिसे आरी कहते हैं, ड्रिल मशीन, ये से बाजार से खरीद कर इकट्ठा किए और धीरे धीरे उसके हाथ, पैर, सिर और धड़ के हिस्सों को घर में ही अलग अलग काट लिया। काटने के बाद खाद की सफ़ेद बोरियों में भरा। उसके बाद फिर बड़ी बोरी फिर बाजार से ले आया। परचून की दुकान थी, अगर वो बोरी खरीदने जाएगा किसी को कभी कोई शक नहीं होगा। फिर 2 बोरियां बड़ी तैयार की। एक बोरी में उसके दोनों हाथ पैर और एक बोरी में धड़ और सिर का हिस्सा मोटरसाइकिल पर पीछे बांध लिया। चूंकि कारोबार के सिलसिले में तमाम सामान उस तरह की बोरियों में बांधकर मोटरसाइकिल से निकलता है, इसलिए कभी किसी को शक नहीं हुआ। भीतर पॉलीथीन में उसको लपेटा गया था, जिसकी वजह से ब्लड तत्काल, वैसे भी 3 दिन बाद काटा था तो ब्लड के तो रिसने के चांस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन सीरम जो ब्लड के कोआगुलेशन, उसके थक्का जमने के बाद लिक्विड सीरम होता है, वो जरूर बाहर निकलता है। थोड़ा येलोइश कलर का होता है, लेकिन अंदाज लग जाता है कि ये शव से निकला हुआ सीरम है। उसने आराम से उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। जिस समय मारा था उस समय के कपड़ों को अपने घर में ही ज़मीन में गाड़ दिया, क्योंकि वो बुरी तरह से खून से सने हुए थे। और जब डिस्पोजल करने के लिए गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बांध कर ले जा रहा था, उस समय बिल्कुल सफ़ेद लकालक कपड़े पहने हुए था, ताकि देखने पर उसे कभी कोई शक न हो। महिला का फ़ोन भी उसी के पास, उसी के घर में ही बरामद हो गया। पुलिस कोशिश कर रही है कि उसके सरयू नदी में महिला के बॉडी के बाकी हिस्से बरामद किए जा सके, लेकिन अभी तक ये बरामद नहीं हुए। 27 अगस्त की बात बहुत पुरानी नहीं, 27 अगस्त को ही पुलिस ने इसका खुलासा किया था, इसको अरेस्ट किया था और उसकी बाकी डिटेल्स
यानी किसकी हत्या हुई थी, कैसे हत्या हुई थी, क्यों हत्या हुई थी, इन तमाम कारणों के बारे में विस्तार से पुलिस ने बताया था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, शिफत देखिए कि तीसरी शादी, 2 शादियां जो हुई वो दोनों महिलाएं चली गईं, ऐसा उसने अपने बयान में बताया। वो घर छोड़कर चली गईं, दोबारा कभी लौट कर नहीं आई और न ही उनके बारे में इसको कुछ पता है। यानी पहली पत्नी, उसके लड़का भी था, मंदबुद्धि था, पत्नी से बहुत अटैच था, लेकिन फिर भी वो चली गई। न तो दयाल गुप्ता ने ये पता करने की कोशिश की कि हमारी पहली पत्नी कहाँ गई, और न ही पहली पत्नी ने कभी पलटकर इसकी तरफ देखा। शादी हुई, दूसरी पत्नी आई, कुछ दिन तक वो भी रही और उसके बाद वो भी एक दिन अचानक अपना सामान लेकर चली गई। फिर तीसरी शादी के जुगाड़ में दयाल गुप्ता लग गए और तीसरी शादी, अब आप समझ लीजिए कि जिसके बारे में ये पता हो कि इसके पास यानी इससे शादी करने वाली 2 पत्नियां इसकी भाग चुकी हैं, तो तीसरी पत्नी, वो बच्ची या वो लड़की या वो महिला, उसकी अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी न होती तो वो कभी शादी करने के लिए राजी न होती, या माँ बाप के बहुत दबाव में हैं या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तभी वो इस बात के लिए राजी हुई कि ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी कर दी जाए। कारण उसने ये बताया था कि वो बहुत पैसा मांगती थी। हर बार जब भी वो अपने व्यापार से घर आता था तो वो तमाम खर्चों के लिए पैसा मांगती थी और रोज रोज के इस पैसे मांगने की आदत से परेशान होकर उसने उसकी हत्या कर दी। सोचने वाली बात यह है कि समाज है, पूरा गांव है, गांव में गांव आज भी समाज की यूनिट है, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गांव की पंचायत है, गांव के जिम्मेदार लोग हैं। ये सब जानते थे कि ये शादियों पर शादी करता जा रहा है, लेकिन उनका मतलब बस शादी की बारात में शामिल होकर भरपेट भोजन कर वापस आ जाना है। गांव के लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसकी पत्नियां बार बार क्यों भाग रही हैं, क्यों चली जा रही हैं और कैसे ये बार बार फिर से नई शादी करके नई महिला को ले आ रहा है। ये जानने की कोशिश भी गांव में किसी ने नहीं की। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कहते हैं, एक तो ये है कि कोई किसी ने जाना नहीं, किसी का इंटरेस्ट नहीं था ये जानने में कि पत्नियां क्यों भाग रही हैं। समझदार लोगों ने बताया कि साहब ये बहुत पुरानी सोच का आदमी था। शादी का मतलब ये कि शादी करके अगर अपनी पत्नी को, एक महिला को घर लाया है तो उसके 2 ही काम हैं, 1 बच्चा पैदा करे, 2 घर का सारा काम करे, धुलाई, सफाई, खाना बनना, ये सब कुछ करे। लेकिन अगर वो अपने लिए कुछ ज़रूरतों के लिए कुछ लाना चाहती है या मांगती है तो ये उसका हक नहीं है। ये हक सिर्फ पति का है कि वो स्वयं पता करे कि इसे क्या ज़रूरत है और फिर उसकी ज़रूरत, जो उसकी समझ में आता है कि ज़रूरत है भी कि नहीं है, उसके हिसाब से उसका सामान लाकर उसे स्वयं दे दे। ये इस सोच का आदमी था। उसे तो बस ये था कि आई है तो घर का काम करो, मुंह बंद रखो, जो कुछ मैं सब्जी अगर पहुंचाऊं तो सब्जी वही बनाओ, कभी ये मत कहो कि आलू टमाटर बनाने का मन है, जो साड़ियां या जो कपड़े मैं ला कर दे रहा हूं ये बताने के बाद कि सब फट गए हैं वो पहनो, कभी ये मत कहो कि फला शादी में मुझे इस तरह की साड़ी चाहिए। कभी पायल, झुमका, चांदी के गहने का, सोने का तो सवाल ही नहीं है, चांदी के भी कभी लाकर इसने नहीं दिए थे। ऐसा फिर बाद में गांव वालों ने बताना शुरू किया। बस उसकी एक ही शर्त थी कि पैसा न मांगे। पुराने जमाने के कृपण, कंजूस, पुराने जमाने के जो वो दिखाए जाते थे सूदखोर बनिए, ये कुछ उस ट्रेट का, उस डीएनए का, उस जीन का आदमी था कि महिला बस काम करने के लिए, उसे
जीने के लिए जो उसकी मिनिमम ज़रूरतें हैं वो भी मांगने का हक नहीं है। मैं अगर दे दूंगा तो मेरी कृपा है, वरना उसे कोई हक नहीं है कि वो इस तरह से अपनी बात कहे और पैसे मांगे। पहली दोनों पत्नियों ने जो, अब शादियां तो आसपास के गांव में, आसपास के लोगों के संपर्क में ऐसी ही शादियां की जाती थीं। तो पहली दोनों पत्नियों के बारे में भी ये पता लगा कि धोती के लिए, सामान्य सूती धोती के लिए भी वो कपड़ा नहीं देता था। वो ये कहता था कभी पर साल ही तो लाया था। तो एक साल में एक धोती, या मान लीजिए 2 धोती या 2 साड़ी पर पूरा साल काटना किसी महिला के लिए कितना कठिन है, कितना कठिन है। लेकिन वो सोच उसकी वही थी। वो दोनों महिलाएं सिर्फ इसीलिए चली गईं कि अपने मिनिमम वस्त्रों के लिए जब उन्होंने पैसे की डिमांड की तो साफ मना कर दिया। आज ही जाकर दोनों ही घर से भाग गई थी। बेयर मिनिमम ज़रूरतों को, महिलाओं की बेयर मिनिमम ज़रूरतें हैं, कपड़े हैं, कुछ पहनने के लिए चप्पल है, कहीं आने जाने के लिए कुछ जो कपड़ों में रखता है आदमी की, अगर 2 ही साड़ियाँ हैं तो एक रखेगा। कहीं शादी ब्याह में, आस पड़ोस में, टोला मोहल्ला में कोई शादी ब्याह, तिलक, मुंडन होता है तो उसमें जाती हैं। तो एक ओकेज़न के लिए ऐसी बेयर मिनिमम ज़रूरतों को भी वो पूरा नहीं करता था, मतलब पैसे नहीं देता था। तो पूरा गांव ये बात जानता था कि पत्नियां इसकी क्यों भागती हैं, पूरे गांव को पता था। लेकिन कभी प्रधान ने भी इंटरफेयर नहीं किया। अगर किसी महिला के साथ इतनी परेशानी है तो गांव के वो 4 लोग जो हर चीज़ में अपना ज्ञान बांटते हैं, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि उसको बुलवा लें, पति पत्नी दोनों को बुलवा लें एक पंचायत में या 4 लोगों के बीच में, और उनसे पूछें भाई कि इसको कितने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि पंचायत में जो लोग आएंगे गांव के ही हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि किन बेयर मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत है एक महिला को परिवार चलाने के लिए होती है। वहीं ये फिक्स कर देते, चलो अच्छा ठीक है, तुम मत दो इन्हें, साल में एक ही साड़ी खरीदते हो, लेकिन 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये महीने के खर्चे के अपनी पत्नी को आप देंगे। नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध हम सामाजिक तौर पर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसकी भी किसी को फुर्सत नहीं थी। बस जब शादी तय हो जाए तो बारात में जाके अपना पूड़ियाँ छक के खाइए, लौट के आ जाइए, बताइए कि मैं दयाल गुप्ता की शादी में गया था। कभी किसी ने ये जानने की और फिक्स करने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इस महिला को कितने बेयर मिनिमम ज़रूरतों के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। परचून की दुकान चलाते हो, ऐसा भी नहीं है कि तुम बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हो, दुकान का किराया नहीं दे पा रहे हो, अपने लिए खाना कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हो, तो एक हिस्सा, एक छोटा हिस्सा जो आपकी, और दूसरा ये है कि कोई ये समझे कि उसकी कमाई यानी उसकी आय कितनी होगी, ये किसी को नहीं पता। ऐसा बिल्कुल असंभव है। एक बाजार में अगर 20 दुकानें हैं तो सब एक दूसरे के बारे में इतनी बात तो जानते ही हैं कि हाँ इसकी कम चलती है, इसकी ज़्यादा चलती है, इसने एक प्लॉट भी खरीद लिया है, ये बेचारा अभी मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया। ये सामान्य सी बात है। तो ये बात भी पता की जा सकती थी और उस महिला की मदद भी की जा सकती थी, लेकिन चूंकि किसी ने बीच बचाव नहीं किया, और इसीलिए अगर किया होता तो शायद इस महिला की जान बच जाती। लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में ऐसे मामलों में पुरुषों की तरफ से की गई जाति हमेशा नज़रअंदाज की जाती रही है और की जा रही है। पुरुष अगर गलत कर रहा है तो कोई उसको भला बुरा कहने वाला नहीं है, लेकिन उसी जगह अगर इसी महिला ने बाहर निकलकर तमाशा किया होता कि पैसा दोगे कैसे नहीं, हम भूखों, हमको मारोगे क्या तुम, तो पूरा गांव मिलके उसकी बुराई करता, उसे डांटता और कहता कि पंचायत में, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसी बात कहने की, गांव का माहौल खराब कर रही है। ये सच्चाई है। मैं किसी की तरफ से या किसी के लिए या पुरुषों की उस समाज के लिए जिसका मैं भी पार्ट हूँ, मैं ऐसा नहीं उसके लिए
ऐसी खराब बातें या ऐसी बातें करूं, लेकिन यही ज़मीनी सच्चाई है, यही ज़मीनी हकीकत है। और पुलिस के अपने इतने लंबे सेवा काल में यही देखा है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट में रही हैं, जो अपने अधिकार को जानती हैं, उनके साथ भला कोई करके देखे ऐसा? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो अनपढ़ है, गरीब है, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, आपकी पत्नी होकर आई है, तो उसके साथ आप चाहे जितनी जाति करिए, कोई बोलने वाला नहीं होगा। यही सच्चाई है। और अगर ये महिलाओं, इस तरह महिलाओं के साथ एक क्लोज्ड सोसाइटी में, एक कसे हुए समाज में, अगर उन पर होने वाली इस तरह की जाति इस तरह नज़रअंदाज की जाती रही, तो महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाएं रोकना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।